नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जो कि सेक्शन 234 से लेकर 247 तक में दिया है। तो चार्ज के बारे में समझते हैं। तो चार्ज के जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 18 में दिए गए हैं। सेक्शन 234 से लेकर 247 जो है वो चार्ज की बात करता है। चार्ज के बारे में जो फॉर्म दिया गया है वो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। चार्ज ये होता है जब कोई भी अपराधी कोई क्राइम कमिट करता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस अपराध को वो करता है उसके लिए उसको चार्ज लगाया जाता है कि उसने कौन सा अपराध करा है, किस सेक्शन पे अपराध करा है, वो ऑफेंस कौन सा है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है उस ऑफेंस का। तो ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। प्रिसाइज फार्मूलेशन, जब स्पेसिफिक एक्यूजेशन हम किसी के ऊपर लगाते हैं तो उसी को हम चार्ज बोलते हैं। अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के। तो चार्ज कौन फ्रेम करता है? चार्ज कोड फ्रेम करती है। कंटेंट जो चार्ज का कि उसके चार्ज के अंदर क्या क्या दिया रहता है, अपराधी का नाम, सेक्शन, टाइम, प्लेस। तो ये सेक्शन 234 में इसके बारे में बात की गई है। चार्ज हमेशा जो लिखा जाता है वो जो कोड की लैंग्वेज होती है उस पर लिखा जाता है। टाइम और प्लेस जो पर्सन के बारे में है वो सेक्शन 235 उसके बारे में बात करता है। एरर और ओमिशन जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में है उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी चार्ज को बनाते वक्त कोई एरर हो जाती है या कोई जिसकी वजह से कोई सेक्शन में कुछ त्रुटि हो गई या कोई और प्रकार की एरर हो गई, तो वो जो एरर है वो सेक्शन 238 में उसके बारे में दिया गया है। एरर और ओमिशन जब चार्ज में फ्रेम होता है तो वो मटेरियल होना चाहिए। उसकी वजह से कभी कभी एरर और ओमिशन की वजह से जो फेलर ऑफ जस्टिस का ओकेजन बन जाता है तो उसको दूर करने के लिए अल्ट्रेशन या अमेंड किए जाते हैं चार्ज को। ड्यूरिंग जो प्रोनाउंस ऑफ जजमेंट के आने के पहले तक हम चार्ज को वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जो इफेक्ट है चार्ज का एरर का वो उस चार्ज के बारे में जो मटेरियल है उनकी कुछ सरकमस्टेंसेज दिए गए हैं जहाँ पे एक्यूज को अगर कोई मिसलीड हो रहा है उस एरर की चार्ज की वजह से, तो ये सारी चीज़ एरर के अंदर आती हैं। कभी कभी उस चार्ज में एडिशन और अल्ट्रेशन करने पड़ते हैं तो ये सेक्शन 239 इसके बारे में बात करता है। 239 बीएनएसएस का चार्ज के एड और अल्ट्रेशन की बात करता है। कोर्ट कब अल्टर्ड कर सकती है चार्ज? तो जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है उसके पहले तक कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चार्ज को अमेंड कर सकती है। अगर किसी भी विटनेस को बुलाना है या कोई नया चार्ज फ्रेम करना है या अल्टर्ड करना है तो वो सेक्शन 240 उसके बारे में बात करता है। पहले ये प्रोविजन 270 सीआरपीसी में दिया था। चार्ज अगर अल्टर्ड करना है या एड करना है कोर्ट के ट्रायल के द्वारा तो हम किसी भी पर्सन को रिकॉल कर सकते हैं या समन कर सकते हैं विटनेस के तौर पे जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा। कोई डिफेक्ट जो चार्ज में है उसको हम अमेंड करके क्योर कर सकते हैं, दोबारा से रिट्रायल करा सकते हैं। अगर वो जो अमेंडमेंट है वो किसी भी एक्यूज को कोई प्रेजुडाइज कर रहा है या उसके इंटरेस्ट को जो है वो हानि पहुंचा रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। व्हेन शैल द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज अलाउ टू रिकॉल द विटनेस? कब जो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज है वो किसी भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है? तो जब चार्ज अल्टर्ड होता है या चार्ज एड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ज्वाइंटर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कभी कभी चार्ज जो है वो एक साथ ज्वाइंटली किसी भी चार्ज के लिए सेपरेट चार्ज नहीं वहाँ पे किए जाते हैं। डिस्टिंक्ट ऑफिस के लिए चार्ज को जो है वो एक ही ट्रायल में चलाया जाता है तो ज्वाइंटर चार्ज होते हैं। तो उसमें हम सेक्शन 241 उसके बारे में बात करता है। जनरली रूल ये होता है कि हर अलग अलग ऑफेंस के लिए जो एक्यूज होता है उसके सेपरेट चार्ज लगते हैं, लेकिन कुछ केसेज में वो जो एक्यूज है उसको जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। एक एक्यूज है जिसने एक ओकेजन में थिफ्ट करा है, चोरी करा है, फिर इसके बाद उसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट दूसरे ओकेजन में कर देता है, तो ये क्या सेपरेट चार्ज होंगे क्योंकि थिफ्ट उसने अलग
उसमें करा है, एक अपॉर्चुनिटी में दूसरे ओकेजन में उसने थिफ्ट करा है, तो जो ग्रीवियस हर्ट काज करा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ये होगा कि ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर थिफ्ट एंड कासिंग ग्रीवियस हर्ट। डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए अगर एक्यूज कोई दो अपराध हैं, उनमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा है, तो उनके लिए सेपरेट चार्ज है। इसके जो एक्सेप्शन है कि एक ही ट्रायल में लगाए जा सकते हैं, तो सेक्शन 243, 242, 244, 246 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेम काइंड के ऑफेंस के बारे में चार्ज के बारे में बात करता है? तो सेक्शन 242 जो है वो चार्ज टुगेदर भी लगाए जा सकते हैं अगर सेम काइंड के हों, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अंडर सेक्शन 242 में जो प्रोविजन दिए गए हैं सेम काइंड के, वो सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दर्शाते हैं, या कोई भी सेक्शन जो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ के अंतर्गत आता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अफेंस जो सेम काइंड का कमिट किया गया या एक्यूज जो मोर देन वन अफेंसेज के बारे में बात करता है, जब 12 महीने के अंदर कोई अफेंस है जो कमिट किया गया है या चार्ज उस पर लगाया गया है, तो एक ट्रायल में ही वो अफेंस को ट्राई किया जा सकता है। कितने ऐसे अफेंस होने चाहिए? तो 5 ऐसे अफेंस हैं जिनको हम एक ही ट्रायल में कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 2 अफेंस या मोर देन वन अफेंस को जो है वो एक्यूज है और उसने 12 महीने के अंदर जो है कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करा है, तो उसका हम ट्रायल एक ही ट्रायल में ले सकते हैं जब वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सेम काइंड के होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। देन सेक्शन कौन सा सेक्शन बीएनएस का है? जब सीरीज ऑफ एक्ट कनेक्ट होती हैं टुगेदर जो सेम ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म होती हैं, और मोर देन वन अफेंस जो इस प्रकार से कमिट किया जाता है कि एक अपराध हो गया, उसके बाद एक से ज़्यादा अपराध अगर कोई सेम पर्सन के द्वारा कमिट कर दिए जाते हैं, तो जो अफेंस है वो ट्राई किया जाता है एक ट्रायल में सारे अफेंसों के लिए। तो ये सेक्शन 243 इसके बारे में बात करता है। इफ सीरीज ऑफ एक्ट इज सो कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सेम ट्रांजेक्शन, तो वो चार्ज जो है ये अफेंस के लिए एक ही ट्रायल में उस अफेंस को हम एक्यूज को लाइबल करार दे सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड प्रोसीजर जो डाउटफुल अगर कोई अफेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो सेक्शन 244 उसके बारे में बात करता है। 245 बीएनएस का है, अगर कोई पर्सन जो है अफेंस करता है और वो अफेंस जो होता है वो माइनर अफेंस में रिड्यूस हो जाता है, तो वो पर्सन माइनर अफेंस के लिए भी लाइबल होगा। अगर वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। विच हैव नॉट बी प्रूव थ्रू चार्ज, जो इंसान जो अब चार्ज में नहीं प्रूव हुआ है लेकिन उसने कोई माइनर अपराध करा है, तो उसको भी हम चार्ज उसके खिलाफ फ्रेम करेंगे। जॉइंट ट्रायल जो सेवरल पर्सन का है वो परमिसिबल होता है सेक्शन 246 में। जो प्रोविजन था ये पहले 223 सीआरपीसी में दिया था। कौन कौन से पर्सन को हम जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं? वो पर्सन जो सेम अफेंस करा है सेम ट्रांजेक्शन में, या वो पर्सन जिसने कोई अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट कोई अफेंस करा है, या पर्सन जिसने एक से ज़्यादा अपराध सेम काइंड के करे हैं, या मोर देन वन अफेंस सेम काइंड के सेक्शन 242 में किए हैं विद इन 12 मंथ पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है जो राइट होंगे। विड्रॉल ऑफ चार्जेस के बारे में, कभी कभी जो चार्ज होते हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाता है, उनको लगता है कि ये चार्ज नेसेसरी नहीं है या ये कहीं ना कहीं मिसकैरेज काज कर सकते हैं जस्टिस को, तो सेक्शन 247 उसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के मामले। तो सेक्शन 248 से लेकर 260 चैप्टर 19 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल किस तरीके से होगी उसके बारे में बात करता है। तो जो बीएनएस के सेक्शन है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन वो चैप्टर 19 में दिया है। ट्रायल जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होगा वो सेक्शन 248 से लेकर 260 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं। यूरिट को जो ट्रायल होता है कोर्ट ऑफ सेशन में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो
ट्रायल को कंडक्ट करता है, इसके बारे में हमें जानकारी सेक्शन 248 में मिलती है। केस जो प्रोसिक्यूशन का है वो उसकी ओपनिंग केसेस के बारे में प्रोविजन 249 दिया गया। किस सेक्शन में डिस्चार्ज की बात की गई, तो सेक्शन 250 जो है डिस्चार्ज के बारे में बात करता है। टाइम फ्रेम जो है किसी भी एप्लीकेशन को डिस्चार्ज करने का, ट्रायल जो कि कोर्ट ऑफ सेशन में, तो उसके लिए 60 डे के अंदर हम जो चार्ज है उसको प्रेफर करके उसका एप्लीकेशन टाइम लिमिट है कि इसके अंदर अंदर उसका निपटारा होना चाहिए या उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज को कैसे फ्रेम करा जाएगा, चार्ज के फ्रेम करने के कौन कौन से क्या क्या चीज़ें मजिस्ट्रेट ध्यान में रखेगा, तो सेक्शन 251 इसके बारे में बात करता है। चार्ज किसके द्वारा फ्रेम किए जाएंगे, कोर्ट किस बेसिस पे चार्ज फ्रेम करेगा, तो जो पुलिस रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट उसको भेजे गए या जो मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके आधार पे इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 251 जो बीएनएस का है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। जो चार्ज होंगे वो एक्यूज उनको एक्सप्लेन करेगा मजिस्ट्रेट और उनको रीड करेगा, या तो फिजिकली एक्यूज को बताएगा कि ये चार्ज तुम्हारे खिलाफ लगा है, या ऑडियो इलेक्टिव वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स का यूज करते हुए। टाइम लिमिट जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में सेक्शन 251 कहता है वो 60 दिन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अगर कंप्लेनेंट अब्सेंट है जिस दिन उसका वारंट केस की हियरिंग होनी है, तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा केस को इंस्टीट्यूट करके कंप्लेन में, या जो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल कंपाउंड नेचर का है एक्यूज को 30 दिन की जो है वो नोटिस दे के, चार्ज है नॉट बीन फ्रेम, अगर चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। सेक्शन 272 बीएनएस का ये बताता है कि अगर कंप्लेंट अब्सेंट हो जाता है जिस दिन उसकी हीयरिंग है, तो मजिस्ट्रेट उसको नोटिस देने के बाद कितने दिन के अंदर डिस्चार्ज कर देगा, 30 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर देगा। अगर कंप्लेनेंट जो है वो अब्सेंट है जिस दिन डेट फिक्स की गई है हीयरिंग की, तो मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा सरकम स्टेंसेज में, जब एक्यूज के खिलाफ जो है वो चार्ज विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्यूज कैन नॉट बी डिस्चार्ज, तो एक्यूज तभी नहीं डिस्चार्ज किया जाएगा जब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। कन्विक्शन जो कंपनसेशन एक्यूजेशन का विदाउट रीजनेबल काज में अगर हम किसी के खिलाफ कोई एक्यूजेशन लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट उसको कंपनसेशन एक्यूजेशन के लिए दे सकता है। तो राइट ऑप्शन सेक्शन 273 इसके बारे में बात करता है। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को या इन्फॉर्मेंट को कि वो विदाउट रीजनेबल का 273 बीएनएसएस में, तो वो डिटरमाइन करेगा नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन इज इम्पावर टू इम्पोज। तो राइट ऑप्शन वही है कि उतना ही अमाउंट लगाएगा जो फाइन से ज़्यादा ना हो। अगर पर्सन ऑर्डर करता है कि वो कंपनसेशन पे करेगा 273 में, अगर वो कंपनसेशन नहीं पे कर पाता है तो उसको सिंपल इम्प्रीजन 30 दिन की कम से कम मिलेगी। 273(5) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो बताता है कि डायरेक्ट कंपन से पे करेंगे विदाउट रीजनेबल कास्ट, अगर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी से फिर भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर कंप्लेंट कोई इंफॉर्मेशन देता है तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपील जो है वो मजिस्ट्रेट के आर्डर पे लाई करेगी जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया सेक्शन 273 सब क्लास 2 में कि वो कंपनसेशन पे कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 2000 तक। प्रोविजन जो 273 के दिए गए हैं वो समन और वारंट केस दोनों पे अप्लाई होंगे। तब हम ट्रायल समन केसेस और मजिस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। तो सेक्शन 274 से लेकर 282 के बीच में जो समन केसेस के ट्रायल होते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके बारे में बात की गई। तो कौन सा चैप्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ट्रायल समन केसेस जो मजिस्ट्रेट उसके बारे में बात करता है। तो चैप्टर 21 जो है वो ट्रायल ऑफ समन केसेस से संबंधित है। तो जो प्रोसीजर समन केसेस का दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो सेक्शन 274 से लेकर 282 में दिया गया है।
समन प्रोसीजर अगर एडाप्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर वही ऑफेंस आएंगे जो 2 साल के इम्प्रीजनमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है जो एक्यूजेशन के सब्सटेंस पे समन ट्रायल के बारे में बताता है कि किस बेसिस पे हम उसके खिलाफ ट्रायल का चला रहे हैं, तो ये 274 इसके बारे में बात करता है। 274 में कौन कौन से सरकमस्टेंसेज है जहाँ मजिस्ट्रेट एक्यूज को रिलीज कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि एक्यूज जो है वो उसके खिलाफ कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो वो उसको रिलीज कर सकता है। इट रिफरेंस टू द ट्रायल ऑफ समन केसेस, मजिस्ट्रेट के खिलाफ कौन सा सही है, तो कोई भी रिक्वायरमेंट जो कोर्ट के सामने वो हियर कर एक्यूज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर कोर्ट टू हियर द एक्यूज, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोर्ट को कि वो हियर करे या पर्टिकुलर ऑफेंस उसको बताए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। जब ट्रायल समन केसेस का मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है तो जो ओनली सब्सटेंस जो एक्यूजेशन के हैं उन्हीं को स्टेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन जो 329 है वो अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट के मामलों में, जहाँ पे केमिकल एग्जामिनेशन या चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोसिव है या डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट है, तो इनमें एक्सपर्ट की हम सलाह ले सकते हैं। लेकिन स्टेट एग्जामिनर और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इसके बारे में कहीं प्रोविजन नहीं दिया गया। सेक्शन 339 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट के बारे में बात करता है कि कोई भी फॉरेंसिक साइंस का डायरेक्टर हो सकता है या डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक का हो सकता है या असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक साइंस का हो सकता है। कौन सा सेक्शन है जो नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट आर नीडेड इन सर्टेन केस, कुछ फॉर्मल प्रूफ है सर्टेन डॉक्यूमेंट के जो जिनकी ज़रूरत नहीं है कुछ सर्टेन केस में, तो सेक्शन 330 इसके बारे में बात करता है। 295 CRPC में पहले इसके प्रोविजन दिए थे। विथ इन हाउ मैनी डे द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज शैल बी कॉल्ड टू एडमिट एंड डिनाई द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब 30 दिन के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट की सप्लाई कर दी जानी चाहिए। 303 में कोई भी एक्सपर्ट जो है वो अपीयर नहीं होगा कोर्ट के सामने अगर कोई भी एक्सपर्ट डिस्प्यूट करता है या कोई भी पार्टी जो है वो ट्रायल में डिस्प्यूट के अंतर्गत रिपोर्ट देती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज फॉर्मल कैरेक्टर, जो एविडेंस है किसी भी इंसान का अगर वो फॉर्मल कैरेक्टर का एफिडेविट के द्वारा दिया जाता है तो सेक्शन 332 इसके बारे में बात करता है। अथॉरिटी जो सेक्शन 333 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है वो एफिडेविट जो स्वर्ण किया जाता है किसी भी कोर्ट के सामने, उसके बारे में या तो कोई जज कर सकता है या कोई कमिश्नर जो ओथ में है वो अपॉइंट किया गया हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या कोई नोटरी अपॉइंट किया गया नोटरी एक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डे होगा। प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में जो प्रोविजन हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 334 इसके बारे में बात करता है, जबकि ये सेम प्रिंसिपल 298 CRPC में दिया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में दिया गया कि एग्जामिनेशन विटनेस का होगा चाहे भले जो एक्यूज कहीं भाग गया या अब एब्सकॉन्डेड एक्यूज है। एब्सकॉन्डेड वो होता है जो कहीं पे कोर्ट के बार बार बुलाने पे कोर्ट उसको भगोड़ा घोषित कर देती क्योंकि वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होता, बार बार वो कोर्ट से अपने को बचाता फिरता है, या हम कह सकते हैं वो कोई जघन्य अपराधी होता है जो सिस्टम से या लॉ से बचने का प्रयास करता है। तो सेक्शन 335 जो है इसके बारे में बात करता है। एविडेंस जो पब्लिक सर्वेंट और एक्सपर्ट और पब्लिक ऑफिसर के बारे में बताता है वो सेक्शन 336 है जो इसके बारे में बात करता है। अब कुछ जनरल प्रोविजन इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड उनके बारे में समझते हैं। तो जनरल प्रोविजन इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड सेक्शन 337 से लेकर 366 में दिया गया। तो कौन सा चैप्टर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जो इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड जनरल प्रोविजन की बात करता है? तो चैप्टर 26 जो है वो
जनरल इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड बात करता है। डबल जियोपार्डी जहाँ पे एक अपराध के लिए हम बार बार सेम अपराध के लिए उसको अलग अलग सजा नहीं देंगे, तो ये डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है जो पहले 300 CRPC में दिया था, 337 में दिया है। सेम इसको हम रेस जुडिकाटा के जो ट्रायल पे जो है बार लगाता है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 20(2) कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS पर्सन वंस कन्विक्टेड, अगर पर्सन एक बार कन्विक्ट हुआ है या एक्वायर्ड किया गया तो उसको बार बार हम सेम पनिशमेंट के लिए ट्राई नहीं करेंगे, सेक्शन 337 कहता है। कौन सी मैगजीन है जो आउटर एक्वाइट आउटर कन्विक्ट से बेस्ड है, तो सेक्शन 337 है जो आउटर एक्वाइट आउटर कन्विक्ट से बेस्ड है। अप्लीकेशन जो सेक्शन 337 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वो इनकरेक्ट, उसके बारे में कौन सा बताता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट हु कंडक्टेड अ ट्रायल इज कॉम्पिटेंट नॉट टू ट्राई, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, जो कॉम्पिटेंट है वो तो ट्राई करेगी, लेकिन नॉट ट्राई करके यहाँ पे इनकरेक्ट हो, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्वाइट आउटर एक्वाइट प्ली ऑफ डबल जियोपार्डी तभी एराइज होती जब पर्सनल जो है वो सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किया गया हो। एक मेंशन करता है 337(5) में BNS की पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे, 281 में नॉट ट्राई अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, कोई भी इंसान जो है वो सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं होगा। लेकिन अगर कंसेंट कोड की है तो जो डिस्चार्ज किया पर्सन है, फर्स्ट मेंशन कोड जो सबऑर्डिनेट है उसके बारे में सेक्शन 281 बात करता है। एक्सप्लेनेशन जो 337 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया है, वो अगर कोई को कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है, कोई भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो जो पर्पज होगा उस सेक्शन का वो नॉट एक्विटेबल की कैटेगरी में आएगा। अब परमिशन टू लीगल प्रोसिक्यूशन और लीगल एड के बारे में समझते हैं। तो कौन सा सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपीयरेंस पे बात करता है, तो सेक्शन 338 जो है इसके बारे में बात करता है। पहले यही सेक्शन 301 में था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज इंटाइटल टू 339 टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ केस विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, के परमिशन के बिना प्रोसिक्यूशन केस को कंडक्ट कर सकती है, तो ये पावर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट एडवोकेट के पास है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS द राइट ऑफ पर्सन अगेन whom द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू डिफेंडेड इज गिवन, ये सेक्शन 340 में दिया है। फ्री लीगल एड के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 341 में दिया है, जो पहले 304 CRPC में था, 22(1) कॉन्स्टिट्यूशन में था, 39 DPSP में था, 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, 22(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल में था। सेक्शन 341 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वो लीगल एड अगर किसी भी एक्यूज को न्यायिक जो है कानूनी मदद चाहिए या कानूनी कोई सल्यूशन चाहिए, कानूनी किसी भी प्रकार के उनको गाइडेंस चाहिए, तो वो स्टेट उसके एक्सपेंसेस बियर करेंगे और उसको वकील और कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कोर्ट में साइन प्लीडर, कोर्ट जो है वो किसी प्लीडर को साइन कर देगी ट्रायल में एक्यूज के, अगर कोर्ट को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है कि वो किसी लायर को इंगेज कर सके। कौन सा बॉडी इनकॉर्पोरेट है जिसमें अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव इंक्वायरी और ट्रायल के लिए कोर्ट अपना अपॉइंट कर सकती है, तो सेक्शन 342 है जो इसके बारे में बात करता है। टेंडर पार्डन जो एकम्प्लिस का है उसके बारे में बात करते हैं, तो टेंडर ऑफ पार्डन जो एकम्प्लिस का है वो सेक्शन 343 उसके बारे में बात करता है। 343 में कैसे हम किसी भी जो एकम्प्लिस है उसको हम टेंडर पार्डन का दे देते हैं, या कैसे हम उसको पार्डन कर देते हैं। पार्डन तभी एकम्प्लिस का 343 में हो सकता है जब वो अपने फुल और सही प्रकार से जो फैक्ट है उसका डिस्क्लोज करे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर टू टेंडर पार्डन, तो जो मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो टेंडर के लिए एम्पावर नहीं है।
कौन सा यू में कंप्लीट द टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 343 में किसी भी इंक्वायरी के समय या ट्रायल के समय जो है वो एक कंप्लीट पार्डन के लिए टेंडर दे सकता है। वो कैन नॉट टेंडर पार्डन, टेंडर के लिए पार्डन कौन नहीं दे सकता, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। प्रोविजन जो 343(2) में है, पार्डन जो कंप्लीट को किसी भी ऑफेंस के लिए मिलेगा जो ऑफेंस जो है वो 7 साल से या उससे मोर सीवियर ऑफेंस का नहीं है। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। When the accused person is pardoned, जब accused person pardon हो जाता है 343 में, तो वो विटनेस बन जाता है प्रोसिक्यूशन का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो टेंडर करता है पार्डन को किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी और ट्रायल की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस कोड जो है वो डायरेक्ट टेंडर जो पार्डन का एक्यूज का बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, वो सेक्शन 344 उसके बारे में बात करता है। 307 सीआरपीसी जो राइट ऑप्शन है। 345 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है कंप्लीस का, वो कंप्लाई कंडीशन जो पार्डन का है उसके बारे में बात नहीं करता है। वो प्रोसिक्यूट और ट्राइड करेगा सेपरेटली अगर कोई फॉल्स एविडेंस देगा, लेकिन ये किसके सैंक्शन पे, हाई कोर्ट के सैंक्शन पे। पावर टू पोस्टपोन और एडजर्नमेंट के बारे में समझते हैं। तो जो स्पीडी ट्रायल और लिमिटेशन किसी भी ट्रायल को कंप्लीट होने के बारे में 346 बात करता है। सेम प्रिंसिपल 309 सीआरपीसी में दिया था। जब ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल में एक्यूज को है जो हम कस्टडी में रिमांड कर सकते हैं 346 में, अब मैक्सिमम 15 दिन तक ही एक्यूज कस्टडी में रह सकता है। जब इंक्वायरी ट्रायल किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड 74, 64, 65, 66, 67, 71, तो जो इंक्वायरी या ट्रायल है चार्जशीट के फाइल होने के 2 महीने के बाद कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पार्टी या कोर्ट ग्रांट कर सकती है एडजर्नमेंट राइटिंग में? अगर हम लिख दे तो मैक्सिमम लिमिट जो एडजर्नमेंट की है वो 2 एडजर्नमेंट मिल सकते हैं। पावर टू समन केसेस के बारे में बात करते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ मामले जहाँ पे रीएग्जामाइन और रिकॉल के बारे में पर्सन जो ऑलरेडी एग्जामाइन हो चुका है उसको दोबारा से बुलाया जाता है, तो सेक्शन 348 उसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है जो ये एग्जामाइन करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट का विटनेस हो सकता है? तो राइट ऑप्शन 348 इस बारे में बात करता है। 311 सीआरपीसी में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है? तो जो पावर दिया गया 348 में वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे गलत पूछा तो यहाँ पे बी होगा। सेक्शन 349 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर देता है कि वो किसी से भी सिग्नेचर पे स्पेसिमेन ले सकता है, हैंड राइटिंग को देख सकता है, चेक कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिमेन सैंपल जो 349 में कुछ सैंपल दिए गए जिसमें से फिंगर इम्प्रेशन के बारे में, स्पेशल हैंड राइटिंग के बारे में, वॉइस सैंपल के बारे में, तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।